एज यू नो कि आज हम लोग का अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है। अकाउंट्स आपके लिए एकदम पहली बार आप लोग कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम लोग का जो ये अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब रखना, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। ये है आपका एक्चुअल इंग्लिश टर्म। अकाउंटेबिलिटी मतलब हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अगर आप हिंदी के हिसाब से जाओगे, हिसाब रखना। नाउ अकाउंट्स में हिसाब रखना बोला जाता है। ये हिसाब क्या चीज का हिसाब होगा? कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स का अगर आप हिसाब रखते हो, उसको हम लोग अकाउंट्स कह लग सकते हैं। वी कैन से इट एज एन अकाउंट्स, बट उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो पूरा यहाँ पर पैसों का खेल है, पैसों का जो खर्चा इनकम का बात होता है, ये पूरा चीज को हम बहुत सारा सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्ट्स या क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि हम आपको सिंपल सा एक मतलब समझा रहे हैं। आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप स्कूल ज्वाइन किया है, अब बचपन से लेके अभी तक स्कूल के में अब बहुत सारा फीस में पैसा दिया है, ट्यूशन किया है, स्कूल में पैसा दिया है, इतना मेहनत किए हो, एक एक क्लास में आप प्रमोट हुआ नेक्स्ट क्लास में, क्यों किया है? इफ समवन आस्क यू इतना खर्चा हम लोग क्यों करते हैं, तुम बोलोगे सर क्लास 10 में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। अब 10 तो हो गया, अब 11 में क्यों ट्यूशन ले रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? सर बोर्ड्स में 12 में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। मतलब 12 में अच्छा रिजल्ट पाके क्या फायदा होगा? सर अच्छा कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छा कॉलेजेस में जाएगा तो सर फ्यूचर सेट होगा। फ्यूचर सेट मतलब सर जॉब मिलेगा। जॉब क्यों लेगा आपको? बिकॉज आपको पैसा का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ड्रीम्स, इन ऑर्डर टू फुलफिल योर बेसिक नेसेसिटीज, यू नीड टू अर्न योर ओन इनकम। यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स और एनी रिलेटिव्स। आपको अपना खुद का फ्यूचर सेट करना है। तो फिर हम लोग जो बचपन से पढ़ाई के पीछे खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन या ट्रेनिंग के पीछे खर्चा कर रहे हैं, सबके पीछे एक ही मोटिव है, क्या? लाइफ में सेट हो जाना, फ्यूचर में सेट हो जाना। तो दैट इज द रीजन वाई हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आज आपको कोई बोल देता है जितना भी पढ़ ले भाई, 11 कर लो, 12 कर लो, कॉलेज कर लो, काम तो आपको मिलने वाला है नहीं। अब पढ़ाई करोगे, अब ट्यूशन लोगे, अब स्कूल जाओगे, नहीं, क्या फायदा? बट हमको पता है कि 11 12 करेंगे तो ऑब्वियसली कॉलेज में हेल्प होगा, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमको फ्यूचर में जॉब में बहुत हेल्पफुल होगा ही। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टिल लर्निंग एंड टेकिंग ट्यूशंस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का लाइफ के लिए। अब नेक्स्ट, ये जो हम लोग फ्यूचर में हम बोला पैसा कमाएंगे, कैन यू टेल मी आप पैसा कैसे कमा सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम्स एंड आफ्टर आपका पढ़ाई हो जाएगा उसके बाद आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? ट्राई करो, आपको क्या लगता है आप कहाँ से कमा सकते हो पैसा? सर जॉब से। जॉब से। अच्छा, जॉब से आपको क्या मिलेगा बदले में? सैलरी। वेरी गुड। अच्छा, क्या सब लोग जॉब करते हैं? नो सर, कुछ बिजनेस करते हैं। यस, बिजनेस भी होता है हम लोग का। बिजनेस से क्या मिलता है? अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट्स। बिजनेस ही, बिजनेस के साथ ही एक और आइटम आता है जिसका नाम बोलते हैं प्रोफेशन। जी सर। जैसे जो हम कर रहे हैं, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, हम पढ़ाते हैं, बदले में हमको फीस मिलता है। तो ये तीनों चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, दीज थिंग्स आर ओनली मेंट टू अर्न अ लाइवलीहुड, टू अर्न इनकम एंड टू फुलफिल आवर बेसिक नेसेसिटीज एंड फुलफिल आवर ड्रीम्स। लाइफ को अच्छे से बिताने के लिए वी नीड मनी, एंड मनी हम लोग का मिलेगा आइदर थ्रू सैलरी, आइदर थ्रू प्रॉफिट्स, आइदर थ्रू माई फीस। अब क्वेश्चन आता है, ये जो आप प्रॉफिट और फीस के बारे में बता रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस में आपको ऑब्वियसली पैसे का लेन देन का पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज के लिए, हिसाब रखने के लिए यू नीड टू नो अकाउंट्स। और तुम बोलेगा सर अगर हमको जॉब चाहिए, हमको सैलरी मिलेगा, तब तो अकाउंट्स का कोई दरकार नहीं है। अब जॉब आपको क्या चीज का जॉब मिलेगा? आपको तो
डॉक्टर का जॉब नहीं मिलेगा, आपको इंजीनियरिंग का जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज यूर इन अ कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपको मिलेगा क्या? अकाउंट्स रिलेटेड काम। तो यानी कि बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के अंदर में आप करोगे जॉब उसका अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। हम जैसे कि सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, एक बहुत फेमस डॉक्टर है, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस, या इंडिया में बहुत फेमस डॉक्टर है, वो साइंस लेके पढ़ा है, ऑब्वियसली टॉप क्लास डॉक्टर है। अब वो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल दिया। हॉस्पिटल क्यों खोला? ऐसे फ्री में ट्रीटमेंट के लिए? नो, पैसा कमाएगा वो। तो वो जो पैसा कमाएगा उसका हिसाब कौन रखेगा? उनको तो अकाउंट्स आता नहीं है, तो ही विल कम टू यू, ज्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास आएगा और बोलेगा मेरा अकाउंट्स को मेंटेन कर दीजिए ना प्लीज। तो देयरफॉर जो लोग जॉब करता है वो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस हाउसेस में ज्वाइन करता है और उन लोग का अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। तो 10 हम लोग को यहां पर भी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेसेस, ये हो गया आपका जॉब, अगर जॉब करोगे तो वट एवर इज द रीजन, वट एवर इज द सर्कमस्टांसेस, यू नीड टू नो अकाउंट्स वेरी वेल। तो वही चीज का आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये अकाउंट्स एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा जब आप फ्यूचर में जाओगे, व्हेन यू विल क्लियर योर बोर्ड्स, और जब कॉलेजेस में सीएस में जाओगे, यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ वेरियस अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो अकाउंट्स के ऊपर बेस करके बना हुआ है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। फिलहाल वी विल स्टडी अबाउट अकाउंट्स। नाउ अकाउंट्स में क्या होता है, हम जो भी कुछ करेंगे हम लोग बिजनेस ओरिएंटेड करेंगे, क्योंकि देखो सैलरी में भी अगर आपको जॉब में भी जाना है तो आप तो किसी का बिजनेस संभालोगे, राइट? और खुद का भी बिजनेस करोगे तो आपका खुद का ही बिजनेस हो गया। तो देयरफॉर एवरी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस can be divided into 4 parts. एक होता है expenses, keep writing these things, okay? एक होता है incomes, एक होता है assets, और एक होता है liabilities। सबका मतलब समझाएंगे एकदम आराम से, टेक योर टाइम। ये 4 आइटम को हम लोग को जानना पड़ेगा। ये 4 आइटम अगर हम लोग ठीक से सीख लेते हैं तो हम लोग का अकाउंट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस है आज जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पूरा क्लास 11, 12, बीकॉम, सीएस, हर जगह आपको आज का डिस्कशन काम में आएगा। तो एक्सपेंस में क्या आता है हम आपको बतला रहे हैं। एक बात बोलो, आप मेरे पास ट्यूशन कर रहे हो, आप मेरे को फीस दोगे, क्यों दोगे? फीस क्यों दे रहे हो बोलो? सर आप मुझे पढ़ा रहे इस चलते। नहीं, तुमको क्या बदले में क्या मिल रहा है? रिवेन्यू। सर हमको लीड मिल रहा है, एक्सीलेंट। विद्या मिल रही है। एजुकेशन बोलो, नॉलेज बोलो, राइट? ये सही। एजुकेशन एंड नॉलेज आपको मिल रहा है, एंड दैट इज द व्हाई आई एम चार्जिंग फ्रॉम यू। अब अगर हम आपको बोलता है, सुनो ना हर्ष ना, सुनो, अगर तुम मेरे को फीस दे देना, बोला हाँ सर दे देंगे, लेकिन ना हम ना आपको महीने में एक ही दिन क्लास करवाएगा। सर व्हाट अबाउट द अदर डेज? नहीं, अदर दिन, बाकी दिनों में हम लोग अड्डा मारेगा, गाना गाएंगे, थोड़ा गेम वगैरह खेलेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, इतना अच्छा है हम लोग का ट्यूशन? हम बोला हाँ एकदम एकदम बढ़िया है। तुमको पहला महीना लगेगा अरे बढ़िया है, चलो फीस तो दे रहा है, पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है, कर देते हैं। फिर जैसे ही एग्जाम होगा, रिजल्ट फेल हो जाओगे, आपको लगेगा यार यार कहाँ पर पैसा दे रहा है, सब फ्रेंड लोग पैसा देके सीख रहा है, आपको कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है, आई एम जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तब जाके आपको लगेगा अरे यहाँ पर तो पैसा खर्चा करना बेकार हो रहा है। तो नाउ यू विल थिंक अबाउट माय सब्स्टिट्यूट। व्हाई? बिकॉज आपको बदले में कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो याद रखना, कोई भी सेन बंदा, सेन मतलब दिमागी संतुलन जिसका ठीक है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग
अगर एक भी रुपया खर्चा करेगा ना, वो सोचेगा रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है। रिटर्न के बिना हम लोग कॉमर्स का आदमी लोग कुछ सोचते नहीं है, ऐसे ऐसे पैसा फालतू का खर्चा नहीं करते हैं। तो एक्सपेंसेस वही होता है जहां पर आप मनी स्पेंड करोगे टू गेट शॉर्ट टर्म बेनिफिट माइंडेड। बेनिफिट पाने के लिए पैसा खर्चा किया जाता है, और जो बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है उसके लिए जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस कहलाता है। शॉर्ट टर्म बोले तो आपने मेरे को फीस दिया, ये महीना मई का महीना है, तो मेरे को मई का महीने का फीस दिया, हम लोगों को कितना महीना ट्यूशन करवाएगा? मई, बस जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा क्लास 11 थोड़ी करवाएगा। नो, नॉट लाइक दैट। एक महीना का फीस, एक महीने का क्लास, एक महीने का फीस, एक महीने का क्लास। तो ये आपके लिए क्या हो गया? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। एक बार फीस दिया, एक ही बार हुआ। सपोज आप पब्लिक बस में ट्रैवल करते हो, अब बस का टिकट खरीदा, बस में चढ़ा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में गया, उतरा, वहां पर 2-3 दिन रह गया, सपोज तुम्हारा मामा का घर, किसी का घर भी हो, वहां पर रहने के बाद जब आप वापस आओगे उसी बस में आप चढ़ा, वही ड्राइवर, वही कंडक्टर, आप उसको क्या बोलोगे? भैया 3 दिन पहले आए थे आपका बस में, ये देखिए आपका टिकट, तो हम दोबारा नहीं खरीदेंगे, ऐसे बोलोगे आप? नो, आपको खरीदना पड़ेगा फिर से। तो यहीं पर वही कॉन्सेप्ट हो गया कि एक बार टिकट खरीदा तो एक ही बार का ट्रैवल आपको मिला, दोबारा ट्रैवल करना तो दोबारा टिकट खरीदो, यानी कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जहां पर खर्चा करके मेरे को शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है वो सबको एक्सपेंसेस कहलाता है। अंडरस्टूड? यस सर। कोई भी डाउट वगैरह होगा फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा, नेक्स्ट, तो इसका एग्जाम्पल में सर क्या क्या आएगा? इसका एग्जाम्पल में हम लिखवा दे रहे हैं आपको। बिजनेस रिलेटेड सोचना है, बिजनेस क्या चीज का करोगे? बिजनेस का आप करोगे कि आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसको प्रोडक्शन करोगे और उसको बेचोगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। या फिर आपका ऐसा भी बिजनेस हो सकता है कि रेडीमेड गुड्स खरीदते हो, उसका हल्का फुल्का पैकेजिंग करते हो, उसको बेचोगे फिर। तो अल्टीमेटली बिजनेस करोगे तो आपको कुछ खरीदना तो पड़ेगा, तो वो जो आप खरीदते हो उसको हम लोग कहलाता है परचेज। क्या बोलता है? परचेज। परचेज शॉर्ट टर्म है, एकदम शॉर्ट टर्म है। क्या ऐसा कभी सुना है कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कि एक बार पूरा रॉ मटेरियल खरीद लिया और जिंदगी भर उसी रॉ मटेरियल से माल बना रहा है? नॉट पॉसिबल। रॉ मटेरियल तो खत्म होगा, फिर से आपको खरीदना पड़ेगा। तो दिस थिंग्स कंटिन्यूज, तो इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस एंड इट इज अ रिकरिंग नेचर, मतलब होता रहेगा होता रहेगा। देयरफॉर परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर अस, शॉर्ट टर्म हो गया। फिर परचेज के बाद आता है वेजेस। आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हो, क्या वो रॉ मटेरियल खुद ब खुद प्रोडक्शन हो जाता है, या रॉ मटेरियल को मशीन में डालना पड़ता है, फिर उसका काम देखना पड़ता है, मैनुअल कुछ काम रहता है जो वर्कर लोग करता है? तो वर्कर लोग को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, सैलरीज। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज? सर सैलरीज प्रोफेशन वाले को देते हैं और वेजेस लेबर्स। सैलरी किसको? प्रोफेशंस। यस सर। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? हम सर प्रोफेशन है, जो तो हमको कोई सैलरी थोड़ी देता है। नो सर। वेजेस वाला एकदम सही बोला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज एज पर अकाउंट्स। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जाओगे, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से जाओगे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेबर को या एम्प्लॉयज को पेमेंट वो वेजेस भी बोलता है, सैलरी भी बोलता है। ये इंग्लिश के हिसाब से हुआ। अकाउंट्स के हिसाब से क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। वेजेस उसी को दिया जाता है जो लोग डेली मजदूरी करता है, फिजिकल एफर्ट देकर काम करता है, जिसका स्किल नहीं है, जिसका एडुकेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज है वो फिजिकल लेबर का नॉलेज है, तो वो लोग को हम लोग वेजेस देता है, पगार देता है। और जो लोग का स्किल है, पढ़ाई लिखाई किया है, डिग्री है उसके पास, वो अपना स्किल बेच के काम कर रहा है और पैसा कमा के लाएगा, वो लोग को सैलरी दिया जाता है। जो लोग एक्चुअली ऑफिस में काम करता है, और वेजेस दिया जाता है जो लोग फैक्ट्री में काम करता है। दोनों ही ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस के लिए ये तो सब एक्सपेंस ही हुआ। एक महीना का पगार यस दोगे सर। तो एक ही महीना काम करेगा, एक महीना पगार देके एक साल थोड़ी काम करवा पाओगे? नॉट पॉसिबल। दीज आर ऑल माई शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेंस। और क्या आता है सर? रेंट। आप नया बिजनेस शुरू करोगे
तो ऑब्वियसली आपका खुद का फैक्ट्री नहीं हो पाएगा, खुद का ऑफिस नहीं हो पाएगा, आप भाड़े में लोगे। बिकॉज खुद का घर होगा तो वो खरीदने में बहुत पैसा चला जाएगा, तो वो हो जाता है रेंट। रेंट क्या होता है, 1 महीने का भाड़ा दोगे, रहने देगा, तो शॉर्ट टर्म। ऐसा थोड़ी होता है एक बार में रेंट दे दिया पूरा जिंदगी भर आप रहो, तो वो तो परचेज हो गया। तो रेंट हो गया मेरा रिकरिंग नेचर एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड एंड carriage outward. Do you know the meaning of carriage inward and carriage outward? No sir. कैरेज का मतलब अगर सिंपली इंग्लिश के टर्म से सोचोगे, कैरेज मतलब गाड़ी जहां से हम लोग माल को कैरी करता है या पैसेंजर को कैरी करता है। कैरेज इनवर्ड मतलब हो जाता है गाड़ी भाड़ा। माल को खरीद के, माल मतलब रॉ मटेरियल को खरीद के जब आप अपना फैक्ट्री में लेके आते हो फॉर प्रोडक्शन पर्पस, तब जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसको कैरेज इनवर्ड कहलाएगा। और लाने के बाद, फिनिश गुड्स बनाने के बाद उसको जब बेचने जाओगे दुकान में, मार्केट में, तब जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसको कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो दोनों ही मेरा एक्सपेंस हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। एक बार पैसा दोगे तो एक ही बार माल ला पाओगे। तो दीज आर ऑल माई एक्सपेंसेस। तो कैरेज इनवर्ड अलग, कैरेज आउटवर्ड अलग, दोनों का हल्का सा डिफरेंस अलग है, बट है तो दोनों खर्चा ही मेरा। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग से, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, अब देखो टीवी में ऐड आता है, टीवी में ऐड आता है तो कैसा आता है, एक ही ऐड जो आपने बचपन में देखा था वो प्रोडक्ट का, तो वो ऐड क्या अभी भी आता है? नो। दिस स्टार्स गेट्स चेंज, सेलिब्रिटी चेंज हो जाता है, उसका लोगो चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट्स का नाम बदल जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में, न्यूज़पेपर में आता है वो जिंदगी भर नहीं चलता है। जैसे कि थम्स अप का एडवर्टाइज कभी अक्षय कुमार करता है, कभी सलमान खान करता है, और सलमान खान, अक्षय कुमार जो करता है वो एक ही बार ऐड जो शूट हुआ था वो फुल जिंदगी भर नहीं आता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आता है। दिस मीन्स आप एक बार खर्चा करोगे तो नहीं चलेगा, अगर आपको फिर से उसको मार्केट में फेमस करना है आपको फिर से एडवर्टाइज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका मार्केट में पॉपुलैरिटी कम हो जाता है। तो द एडवर्टाइजमेंट इज अ रिकरिंग थिंग, एक्सपेंस हो जाता है मेरे लिए। नेक्स्ट, राइट, डिस्काउंट अलाउड। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? डिस्काउंट देना। किसको? ऐसा कस्टमर्स को। कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, अच्छा है कि बुरा है? सर मेरी तो एक्सपेंस हुआ, बुरा है मेरे लिए। एक्सपेंस क्यों, वही हम समझा रहे हैं। एक्सपेंस है, ये तो मैंने लिखा है एक्सपेंस के अंदर में, इसलिए आपको समझ में आ गया। वो समझना है एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि आप अपना कस्टमर को बेचा 1 लाख का माल, आपको क्यों लग रहा है कि वो पैसा भी दे नहीं पाएगा, बहुत डिले करेगा। अब उसको एक ऑफर दिया कि अगर आप कल तक पेमेंट करोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा। दिस इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड। वो आपको 90,000 दिया, 1 लाख मिलना चाहिए था आपको 90,000 मिला, 10,000 का शॉर्टेज हो गया। दिस इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर अस बिकॉज बुरा या काइंड ऑफ मेरा पैसा कम हो जाता है। नेक्स्ट के बाद आएगा डेप्रिसिएशन। एनी आइडिया डेप्रिसिएशन क्या होता है? नो सर। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। नो सर। ओके, एसेट्स जानते हो? एसेट्स, जो चीज आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, जो चीज आपको बेनिफिट बहुत दिन तक देगा, जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है एसेट्स, उसमें हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में सोचो, आपका घर में जो बेड है, जो टेबल है जिसके ऊपर बैठ के आप क्लास कर रहे हो, क्या वो टेबल आप हर दिन खरीदते हो, एवरी मंथ खरीदते हो या एवरी ईयर खरीदते हो? नो, हम लोग एक बार खरीदते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो कितना तक हो सके सालों साल चले, क्योंकि इट इज अ बिट एक्सपेंसिव होता है और ये लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होता है, ये लोग का लॉन्ग लाइफ होता है, तो हम लोग एटलीस्ट 7-8 साल 10 साल चलाने का कोशिश करता है।
बट एक बात सोचो, एक नया आपने फर्नीचर खरीदा, 25,000 का एक बेड खरीदा, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ग्रेजुअली उसका वैल्यू थोड़ा कम होता रहता है, फॉल होता रहता है। क्यों? ड्यू टू रिपीटेड यूज। अब 3 साल बाद वो बेड को फिर से बेचोगे, 25,000 में खरीदा था, आपको 25,000 नहीं मिलेगा, आपको 16,000, 15,000, 14,000 ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा क्यों सर? बिकॉज ड्यू टू रेगुलर यूज उसका शाइन कम हो जाता है, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो द फॉल इन द वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा रेगुलर नेचर का होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके कम होगा, और ये मेरे लिए अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस होता है। वैल्यू कम हो जाना अच्छा थोड़ी होता है। हम लोग चाहेगा जितना में खरीदा उससे ज्यादा में बेचे, बट ऐसा होता नहीं है। दस डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर अस। नेक्स्ट में क्या डाल सकते हैं? लाइटिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल रिकरिंग नेचर। जब प्रोडक्शन होगा तब लाइटिंग हीटिंग का काम आएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो जब तक आपका क्या बोलता है, फैक्ट्री ऑन रहेगा, ऑफिस ऑन रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगा। फैक्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब नहीं होगा? जब आप फैक्ट्री बंद कर दोगे, आपको वो बिजनेस नहीं करना, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्सपेंस हर बार होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में पैसा दिया 10 साल तक कोई पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। तो 10 these are the various examples of expenses. There are other examples also that we will come across gradually. It's my request, आप ये एक्सपेंस वाला पोर्शन को फिर से गो थ्रू करो, और कोई भी डाउट होता है तो एक बार पूछ लो जल्दी से। टेक योर टाइम। इनकम क्या होता है? इनकम होता है आप जो बिजनेस करते हो, या आप अगर आप किसी के लिए, बिजनेस के लिए अकाउंटेंट बनोगे, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब आप इनकम करोगे। तो इनकम में मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है कोई भी बिजनेस के लिए? सेल्स। तो ये हो जाता है any sorts or types of revenue for an organization is known as income. सेल्स एग्जाम्पल में लिखो, सेल्स। सेल्स हो गया सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एग्जाम्पल, क्योंकि हर बिजनेस में हमको चाहिए कि वो बिजनेस में सेल हो। सेल ज्यादा होगा ग्रेजुअली तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। अब सेल्स के अलावा देयर आर सर्टेन इनकम्स ऑल्सो, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऊपर में मैंने डिस्काउंट अलाउड लिखा था, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट रिसीव लिखा। डिफरेंस क्या होता है? अलाउड हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरा पैसा कम हो गया, पैसा मेरे को कम मिला। रिसीव में क्या होता है? हम लोग को डिस्काउंट दे रहा है कौन? हम लोग का कस्टमर, जहां, सॉरी, हम लोग का दुकानदार, जहां से हम लोग गुड्स को खरीदते हैं। सप्लायर भी बोल सकते हो। सपोज आपने खरीदा 5,000 का माल, आपने उसको बोला भैया कुछ कम कर दीजिए, वो बोलता है चलो आप 4,000 दे देना, लेकिन कल तक दे देना या आज ही दे देना। तो ये 1,000 का आपको डिस्काउंट मिला। अच्छा है कि बढ़िया है कि बुरा है? बहुत बढ़िया है सर। तो ये मेरा इनकम हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। सिमिलरली आपका बिजनेस में, आपका ऑफिस में से ग्राउंड फ्लोर या साइड का कुछ एरिया खाली पड़ा हुआ था, उसका कोई काम नहीं होता था, आपने क्या कर दिया? वहां पर एक कैफेटेरिया खोल दिया। कैफेटेरिया में क्या आप थोड़ी वहां पर कुकिंग वगैरह करोगे? आप घर से कुक करके थोड़ी वहां पर लाओगे मेंबर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए? नो। कैफेटेरिया मतलब किसी और को दे दिया मैंने, तो वो आपको क्या देगा? भाड़ा देगा। तो वो आपको भाड़ा देगा, मतलब आपको फिर क्या होगा? रेंट रिसीव्ड होगा।
तो अगर आपको कोई भाड़ा देता है ड्यू टू यूज ऑफ योर अनयूज्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एन इनकम फॉर यू, एक एडिशनल इनकम है। रेंट रिसीप्ट, जैसे मेरा ट्यूशन सेंटर है, हम कभी कभार, मेरा ट्यूशन सेंटर में क्लास करवाता है, कभी कभार दूसरा जगह में क्लास करवाने जाता है, तो मेरा ट्यूशन सेंटर तब खाली रहता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा टीचर को बोलते हैं आप वहां पढ़ा दो, तो हम चाहता तो वहां से रेंट ले सकते, दैट इज कॉल्ड एज रेंट रिसीव्ड। मतलब हम खुद रेंट दे रहे हैं और हम चाहेगा तो मेरा वो अनयूज कैपेसिटी, अनयूज टाइम में किसी और को भी उसको भाड़े में दे सकता है। और क्या आ सकता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऊपर में जहां एक्सेट्रा लिखा था एक्सपेंस में, वहां पर एक और आइटम जोड़ दो, ओनली इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस को समझो। इंटरेस्ट क्या होता है, आइडिया है? नो सर। आप अगर कहीं से लोन लोगे तो आपको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लोन लिया तो इंटरेस्ट आपको क्या एक ही बार देना है? नो, हर महीना या हर साल देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए रिकरिंग नेचर हो गया, तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। सिमिलरली अगर आपने किसी को लोन दिया किसी को, तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर समझ में कैसे आएगा एक्सपेंस कौन सा है, इनकम कौन सा है? जब भी आपका रिसीव्ड वाला वर्ड रहेगा, मतलब समझ जाना वो इनकम है मेरे लिए, और अगर रिसीव वर्ड नहीं डाला है तो वो समझ लेना मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। और एक्सेट्रा, और एग्जाम्पल अभी नहीं है, बाद में आएगा। मूविंग ऑन टू एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है, मैंने एक्सपेंस में बोला था, जब आप पैसा खर्चा करते हो फ्यूचर का बेनिफिट के लिए, सॉरी, जब आप खर्चा करते हो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, उसको एक्सपेंस कहलाता है। और जब आप खर्चा करते हो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, मतलब मोर देन 1 ईयर, मतलब एक बार खरीदा सालों साल बेनिफिट मिलेगा, तो फिर उस एक्सपेंस को हम लोग एसेट्स कहलाता है। ए मतलब एसेट्स, गिव अस लॉन्ग टर्म बेनिफिट, full stop. It is non-recurring in nature. तो एग्जाम्पल दीजिए, याद है मैंने बोला था फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स हो जाता है। से सपोज बर्थडे में पापा पूछे आपको क्या चाहिए, आपने बोला मेरे को ना एक बेड दे दीजिए ना, बहुत पुराना बेड है, ये हमको अच्छा नहीं लगता, टूट भी गया, हमको एक नया वाला बढ़िया वाला बेड दे दीजिए। बोला ठीक है चलो, तो तुमको नया बेड मिल गया। अब अगला साल बर्थडे आया, फिर से आपको पूछा आपको क्या चाहिए, तुमने बोला मेरे को एक नया और बेड दे दीजिए। ऐसा नहीं कि पापा के पास कोई कैपेसिटी नहीं है नया बेड खरीदने के लिए, बट क्यों खरीदेंगे? उनका बोलने का है भाई तुम्हारे पास एक बेड है, तुम यूज किया 1 साल भी नहीं हुआ। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग 10-15 साल एक बेड यूज करते थे। हम जब छोटा था, मेरा दादाजी का बेड में हम लोग रहते थे, यूज करते थे, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 80 इयर्स का ऊपर का एज था वो बेड का। तो मतलब ये सब हम लोग एक बार खरीदते हैं तो वी ट्राई टू यूज इट इन मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं कि हर साल बदलेंगे। तो देयरफॉर दीज आर ऑल माय लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला चीज है, इसको हम लोग एसेट्स कहलाता है। एक होता है फर्नीचर, एक होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग हम लोग वही चीज है एक ही बार खरीदते हैं। फिर आता है हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी। सर व्हाट इज प्लांट? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब हो जाता है जिसके द्वारा इक्विपमेंट, समझो बिजनेस चलता है, बिजनेस का काम, मेन काम होता है। तो ये नॉर्मली फैक्ट्री में रहता है मशीन्स, तो उसको एक साथ प्लांट एंड मशीनरी बोलता है। ठीक है, सिर्फ प्लांट बोलेगा मतलब आप मशीन समझ लेना, और मशीन बोलेगा तो ठीक ही है। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम चीज है। एक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में आपको पता है उसका प्लांट का क्या प्राइस हो सकता है? 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, मतलब मेजोरिटी खर्चा किधर? प्लांट के पीछे। अब वो प्लांट को क्या वो हर साल चेंज करेगा? पागल थोड़ी है। क्यों सर?
वो 100 करोड़ 150 करोड़ का प्लान को पता है इंस्टॉल करने में 2-3 महीना लग जाता है, उसको ठीक से यूज करने में और 4-5 महीना लग जाता है। तो वो आप 5-6 महीना हुआ उसको सीखा है और फिर साल खत्म हो जाता है, फिर से नया प्लान खरीदोगे, ऐसा थोड़ी चलता है। नो, उसको हम लोग यूज करने का कोशिश करते हैं 10 साल 20 साल एटलीस्ट। Thus, these are all my long-term benefits. These are all my assets. There are other assets also that keeps on changing their values. But उससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, कैश, बैंक। अच्छा, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, अगर जगह है तो वहां लिख लो, गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट। ये कोई बुक का लैंग्वेज नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखा रहा है। तो डू नॉट एवर राइट दिस थिंग इन योर एग्जाम। गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट। तो बैंक में पैसा रखेंगे तो फ्यूचर बेनिफिट काहे होता है? अब सोचो, बैंक में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बढ़िया है ना, जब तुमको जी चाहेगा आप वहां से पैसा उठा के खर्चा कर सकते हो। अभी तो उठाने का दरकार भी नहीं है, अब डायरेक्टली गूगल पे या कोई कहीं से भी ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक में पैसा रखना इज अ वेरी गुड थिंग। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अमीर आदमी है, उसका ज्यादा फ्यूचर सिक्योरिटी हो जाता है, उसके पास एसेट ज्यादा हो जाता है। जब बैंक में पैसा रखना मतलब हो जाता है एसेट्स। फिर आता है कैश। घर में अलमारी में 5 लाख का कैश पड़ा हुआ है और मेरा घर में सब अलमारी में 5 लाख का कैश पड़ा हुआ है, तो किसका पावर ज्यादा है? तुम्हारा पावर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे पास एसेट ज्यादा है। तो देयरफॉर कैश में पैसा रखना भी मेरे लिए एसेट्स हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस, you need to know the meaning and understand the thing. प्रीपेड का मतलब क्या है? सर पहले पैसा देते फिर काम होता है, राइट वैसे मोबाइल रिचार्ज। राइट, या एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल बता रहा है। हम लोग का देश में सेलुलर फोन, मोबाइल फोन्स का जो कनेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द हम लोग का नेटवर्क्स वी ऑलवेज यूज, मोस्ट ऑफ अस यूज प्रीपेड कनेक्शन। पोस्टपेड बहुत कम जन का होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो DTH सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स होता है, जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, यहाँ पर भी देखोगे ये सब प्रीपेड में होता है। आप पहले रिचार्ज करो फिर आप उसको यूज करो। तो ये जो प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ये हम लोग के लिए अच्छा है कि बुरा है? तुम बोलेगा सर पैसा ब्लॉक हो जाता है, बट ये समझो, आप जो पहले से पैसा देके रहे बैठे हो, आप उसको फ्यूचर में यूज कर पाओगे, फ्यूचर बेनिफिट हो रहा है, फ्यूचर में फिर खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दे रहा है, सपोज आज मई का महीना है, आप मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन किया, मेरे को फीस दिया, मई जून जुलाई एक बार में दे दिया। हम बोला ऐसे ऐसा क्यों दिया? तो मई का देना चाहिए था। सर एक काम कीजिए, अभी हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो हम दे देता है, क्योंकि हम लोग का कुछ नया बिजनेस खोलने वाला है तो हम लोग का शायद डिले हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, पापा ने बोला एक बार में 3 महीने का फीस दे दो। तो फिर आपके लिए प्रीपेड कौन सा हुआ? जून एंड जुलाई। जून जुलाई में आपको देना नहीं पड़ेगा फिर से, तो तब आप निश्चिंत होकर रह सकते हो। तो वो आपके लिए एसेट हो गया, फ्यूचर बेनिफिट। So therefore prepaid expense is a future benefit for us, assets for us. समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट आता है accrued income. So what is the meaning of the term accrued? Accrued का मतलब होता है बाकी है। हिंदी सही है ना मेरा? यस बाकी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, accrued का मतलब बाकी। तो जब कोई इनकम मेरे को मिलना बाकी रहता है, हमको मिला नहीं है, मिलने वाला है। से एग्जांपल दीजिए, से रेंट, जिसको आपने अपना प्रॉपर्टी को किराएदार में, मतलब किराए में दिया था, वो किराएदार आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, मेरे पास अभी क्षमता नहीं है पैसा देने का, हम दे देंगे, मेरे को 1-2 महीना का टाइम दे दीजिए, दे देंगे। तो ऑब्वियसली वो पहले डिफॉल्ट नहीं किया था, तुम दे दोगे टाइम उसको। तो ये जो तुम्हारा रेंट रिसीव होने वाला था बट हुआ नहीं,
बाकी है, कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर गेन होगा, अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा। तो एक्रूड इनकम या एक्रूड रेंट आपके लिए एसेट हो जाता है, इनकम मिलना बाकी है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. These are the general examples of assets. We will now move on to liability. लिख रहे हो ना? Yes, sir. जैसे एसेट्स मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है या फ्यूचर बेनिफिट देता है, लायबिलिटी वैसा होता है ऑल काइंड्स ऑफ फ्यूचर लॉस, ऑल काइंड्स ऑफ फ्यूचर लॉस इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर अस। बोझ जिसको बोलते हैं उसको लायबिलिटी कहलाता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, बट आई विल स्टार्ट विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल which is known as capital. Harsh, can you tell me the meaning of the term capital? Do you have any idea? सर पूंजी, क्या? पूंजी सर, इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं। बस यही हमको सुनना था। बिजनेस स्टार्ट करने का पहले नहीं, बिजनेस करने का टाइम पे। बिजनेस जब आप शुरू करोगे, जब जिस पैसा से आप बिजनेस शुरू करते हो उसका कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल को लायबिलिटी क्यों? लायबिलिटी का मतलब तो आपने बोझ बोला सर, ये बोझ कहां से हुआ? समझो बात को, बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। बिजनेसमैन अपना घर में क्या करता है नहीं करता है वो सब का रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में नहीं होगा। आप गर्लफ्रेंड के लिए घूमने गया, खर्चा किया, कैफे में गया, मूवी देखा, वो सब खर्चा अकाउंट में थोड़ी करेगा। नो, वो तो पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस में क्या जाता है अकाउंटेंट को? बिजनेस में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ता है। तो सर बिजनेस में क्या चीज होगा? बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का इनकम। तो मालिक और बिजनेस दो अलग चीज होता है। अब ये कैपिटल का पैसा लाता कौन है? मालिक लाता है। मालिक अपना घर से या अपना खुद का पैसा सेव करके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या हो गया? मालिक का पैसा हो गया, यानी कि किसी और का पैसा हो गया। तो बिजनेस के लिए वो पैसा को संभाल के रखना पड़ता है। हम लोग अकाउंट किसका बनाता है? मालिक का नहीं। मालिक घर में क्या करता है उसका थोड़ी अकाउंट हम लोग बनाएगा, हम लोग बनाता है बिजनेस का अकाउंट्स। तो therefore the money brought in by the businessman is a kind of responsibility or liability for the business to keep them safe, to keep it safe. समझो, आपका फ्रेंड आपको क्लास 10 का बिगिनिंग में बोला था ये 1000 रुपया रखो। अब इन द मेन टाइम स्कूल फुल सब बंद हो गया, लॉकडाउन चल गया, शुरू हो गया। अब वो आपको बोलता है सुनना, तू मेरे को वो 1000 रुपया गूगल पे करो, मेरे को रिक्वायरमेंट है। तुम बोला सुनना भाई सॉरी, वो पैसा ना कब का मेरा चोरी हो गया, पिक पॉकेट हो गया, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो पैसा आपका नहीं है। तब एकदम कूल होके बोला देखो भाई वो पैसा क्या कर सकता है, वो तो चला गया है। तब दोस्त बोलता अब क्या होगा? बोला अब क्या होगा, छोड़ो भूलो, आगे का बात बोलो कैसा है। तो कैसा है मतलब क्या आपका फ्रेंड आपको छोड़ेगा? नो, वो बोलेगा हम मेरा पैसा तुमको दिया था संभाल के रखने के लिए, तुमने उसको खो दिया, हम कैसे मानेगा कि वो तुमने खो दिया या तुमने वो खर्चा किया? तभी उपाय क्या? अभी उपाय है कि तुमको मेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा जहां से भी हो। अगर तुम बोलेगा हम नहीं करेगा तो वो तुम्हारा मम्मी पापा के पास जाएगा, पुलिस के पास भी जा सकता है। तो वट एवर इट इज, फ्रेंड का पैसा आपका पैसा नहीं है, वो आपके लिए बोझ हो जाता है। यहाँ पर आप हो गया बिजनेस, फ्रेंड हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आपके पास पैसा रखने दिया था यानी कि बिजनेस के पास, तो बिजनेस के लिए ये बोझ हो गया था, लायबिलिटी हो गया। therefore capital is a liability for the business. Got it? Yes, sir. Okay. Outstanding expense. जैसे मैंने बोला था एक्रूड का मतलब बाकी है, वैसे आउटस्टैंडिंग में भी इसका मतलब होता है बाकी। तो सर आउटस्टैंडिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हो सर? एक्रूड करिए ना। क्या होता है ना, एक अकाउंटेंट लोग प्रॉपर नॉलेजेबल अगर होगा, कुछ कुछ क्या बोलता है एटिकेट्स का पालन करना पड़ता है। जैसे कि लायबिलिटी वाले को हम लोग आउटस्टैंडिंग कहलाता है और एसेट्स वाले को एक्रूड कहलाता है। बट यू माइट सी इन द एग्जाम और सम अकाउंटेंट दे इंटरचेंज दिस थिंग्स। Whatever it is, you need to understand कि accrued और
आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब बाकी है। अब एक्सपेंस है या इनकम है वो तो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सब में बोल देगा कि ये मेरा खर्चा था जो बाकी है या इनकम था वो बाकी है। नाउ एसेट्स में एक आइटम मैंने लिखा नहीं था जो आई वांट टू राइट अगेन, अगर आपके पास जगह है तो लिख लो। एसेट्स में डेटर्स, यहाँ पर स्टार मार्क दे दो, ऊपर मार्जिन के ऊपर अगर जगह है 1 से 2 लाइन लिखना है मेरे को, वहां लिखोगे द पर्सन who owes us money। सर मतलब क्या है? मतलब जो बंदा हम लोग को पैसा देने वाला है। पैसा क्यों देगा सर? ऐसे ऐसे पैसा दे देगा हमको? यानी कि आपने उसको कुछ सामान बेचा था, आपने कुछ सामान बेचा था तो आपको उसके पास से पैसा मिलने वाला है, इसीलिए वो आपका डेटर हो जाता है, जिसके पास से आपको पैसा मिलेगा। याद रखना, उधारी में जिसको बेचा जाता है उसको क्या बोलता है हर्ष? डेटर्स। याद रहेगा? यस सर। डेटर्स मतलब फिर क्या हो गया? जिसको आप उधारी में सामान बेचते हो, आपका कस्टमर क्रेडिट में जो सामान बेचता है उसको हम लोग डेटर्स कहलाता है। अच्छा कैश में बेचा तो पार्टी का नाम क्यों आएगा? पार्टी को भूल जाओ, कैश में मिल गया बस। अब वही चीज, सिंस ये पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में फ्यूचर बेनिफिट तो एसेट्स हो जाता है, तो वही चीज वाइसी वर्सा लायबिलिटी में भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। टू हुम वी ओ मनी, जिसको हम लोग पैसा देने वाले हैं, जिसको हम लोग पैसा देंगे। किसको देंगे? जहां से हम लोग उधारी में सामान खरीदे थे, क्रेडिट में खरीदे थे, क्रेडिट परचेज, तो वो हो गया मेरा क्रेडिटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। यू विल हैव यस टू सर। रीपे द मनी टू हिम। कब? फ्यूचर में पैसा लौटाना है, फ्यूचर लॉस हो जाता है तो ये मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है। लायबिलिटी में एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब जानते हो, आपने अपना फीस मई जून जुलाई 3 महीने का एक साथ में दे दिया। अब सोचो मेरे लिए क्या हुआ, मेरा मई का महीना में फीस मिलना चाहिए था, वो मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या हो गया, जून जुलाई का फीस अभी मिल गया, से बढ़िया तो है आपके लिए। पार्टी करोगे? अरे पार्टी कैसे कर सकते हैं, हमको वो पैसा को संभाल के रखना पड़ेगा। जून जुलाई में आप पैसा नहीं दोगे, हमको तो सर्विस देना पड़ेगा आपको, बट पैसा नहीं मिलेगा, अभी मिल गया तो वो पैसा खर्चा करने से नहीं है, हमको फ्यूचर में खर्चा करना है। तो सिंस ये मेरा एडवांस में मिल गया, फ्यूचर में और नहीं मिलेगा तो फ्यूचर लॉस। फ्यूचर लॉस मतलब ही लायबिलिटी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी फॉर अस। मतलब एक के लिए एसेट, एक के लिए लायबिलिटी। एक और एग्जांपल है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जानते हो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? सर ट्रांजैक्शन कैसे? हाँ ट्रांजैक्शन हाँ, सर बिग अमाउंट में किसी को देना। ना ना ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से, बैंक में हम लोग पैसा रखता है, जो आपको यहाँ पर बोला था कि बैंक इज एन एसेट फॉर यस अस। सर। यस सर। अब वो बैंक में तुम्हारा पैसा था सिर्फ 5,000, तुमने वहां से 6,000 उठा लिया, तो 1,000 ज्यादा उठा लिया, तो 1,000 रुपीज आपको बैंक ऐसे ही दे देगा फ्री में? नो, आपको वो नो 1,000 सर। रुपया बैंक को वापस करना पड़ेगा। कब? फ्यूचर में। तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा होता है क्या? कभी तो हमने नहीं हुआ, मेरे साथ तो हुआ नहीं। हम एटीएम कार्ड लेके बैंक में गया, देखता है बैलेंस है 2,000, कभी हम तो 3,000 उठा नहीं पाया। ये सबके लिए नहीं होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। इसका बड़ा अकाउंट होता है, ह्यूज लॉट ऑफ मनी का ट्रांजैक्शन रहता है, तो बैंक उन लोग को खुशी खुशी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है एक सर्टेन अमाउंट तक। उसके अगेंस्ट में बैंक चार्ज भी करता है, इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बिकॉज बिजनेसमैन को ये पैसा वापस करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप लोग, आप इसको पहले रिवाइज करोगे
एसेट्स, लायबिलिटी और इनकम, एक्सपेंस। ये पूरा चीज को एक बार रिवाइज करो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स ऑफ टाइम, फिर जैसे हो जाएगा मेरे को बोलना डन सर। ओके, नाउ आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस थिंग्स। व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ, हम लोग आपको अभी कुछ आइटम्स दे देगा, उसका आपको लिखना पड़ेगा कौन सा एसेट है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा लायबिलिटी है। किस क्लासीफाई करना Okay, है sir. बस। Okay, sir. फ्रॉम द फॉलोइंग classify the items into assets, liabilities, expenses, incomes। अब क्या होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में हम आइटम्स का नाम लिखेगा, राइट हैंड साइड में आप ऐसे लिख लेना क्या वो एसेट है, एक्सपेंस है या इनकम है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में हम अगर लिखेगा यहाँ पर बैंक, तो आप यहाँ लिखोगे एसेट। ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, अभी सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी करो, आंसर मत करना। Yes, sir. बैंक एसेट लिख लो, उसके बाद कैश, रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कैरेज आउटवर्ड, machinery, sales, power, salaries, loan। आंसर नाउ। तो बैंक एसेट, कैश एसेट, रेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लायबिलिटी मतलब इंटरेस्ट देना है बाकी है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, मशीन एसेट, सेल्स इनकम, पावर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, लोन कुछ नहीं बोला, मतलब लोन हम लोगों ने लिया है तो ये पैसा हमको वापस करना है, फ्यूचर लॉस, तो लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है। Yes, sir. इवेंट्स, एक होता है नॉन मॉनिटरी इवेंट्स और दूसरा होता है मॉनिटरी इवेंट्स। मतलब क्या होता है समझो।
इवेंट्स मतलब कोई भी घटना जो भी बिजनेस में घटता है हम लोगों का। अब वो इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक नॉन मॉनिटरी, एक मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी मतलब जहां पर आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है, यू कैन नॉट मेजर इट एग्जैक्टली कितना होगा, और एक आपको पता है कि इसका ये वैल्यूएशन हो रहा है, ये उसका फिगर्स आ रहा है, तो यू कैन इजीली मेजर इट। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स का एग्जांपल हम आपको बता रहे थे, आपने फोन करके आपका सप्लायर को पूछा भैया ये सामान कितना दिन में बनेगा, तो वो बोलता है 5 दिन में बनेगा। इसका कोई रुपीज है, इसका कोई वैल्यू हो सकता है? नो। फोन में बात किया, इवेंट हो गया। या फिर आपने क्या किया, आपने अपना कस्टमर को बोला पैसा जल्दी पेमेंट कर दीजिएगा, नोटिस भेजा, चिट्ठी भेजा, इवेंट हो गया। मॉनिटरी थोड़ी हुआ? नो। कितना देगा वो हमको थोड़ी पता है। मॉनिटरी हो जाता है जब वो एक्चुअली पैसा मेरे को देगा, या हम जब कस्टमर को बोलेगा हम आपसे सामान खरीदेंगे 5,000 का, बिल बनाओ माल भेजो, तो वो हमने कंफर्म किया, उसने भी माल भेजा, बिल आया, तो वो मेरा मॉनिटरी इवेंट हो जाता है, श्योर शॉट हो जाता है कि हाँ वो डील हो गया फाइनल। तो फिर ये समझने का मतलब क्या है सर, ये आप क्यों करवा रहे हो? इसके पीछे का लॉजिक है, अकाउंट्स में नॉन मॉनिटरी इवेंट का कोई काम नहीं है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। मॉनिटरी जब एकदम कंफर्म हो गया है कि ये उसका रुपीज है, ये उसका वैल्यू है, उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए, शैल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। मॉनिटरी इवेंट को ही बोला जाता है ट्रांजैक्शंस। सर नॉन मॉनिटरी इवेंट को कुछ नहीं बोला जाता, नॉन मॉनिटरी इवेंट को इवेंट बोल सकते हो, बट मॉनिटरी इवेंट मतलब भी हो जाता है ट्रांजैक्शन। thus we can say all transactions are events, quite obvious, मॉनिटरी तो हुआ, but all events are not transaction। क्यों? क्योंकि इवेंट्स में मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों होता है, ट्रांजैक्शन में सिर्फ मॉनिटरी होता है। तो देयरफॉर ये एक बहुत ही फेमस कोट हो जाता है जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो अंडरस्टूड? यस सर। हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। एवरी ट्रांजैक्शंस have dual aspect। डुअल एस्पेक्ट मतलब डबल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का दो पार्ट होता है। एक का नाम होता है डेबिट, दूसरे का नाम होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हम लोग सिर्फ नाम दिया। अब क्वेश्चन मेरे को बहुत जन पूछता है, नहीं सर डेबिट का मतलब समझाइए। डेबिट का ऐसा कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़े होंगे, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। नाइट्रोजन का मतलब क्या, ऐसा थोड़ी होता है। यू कैन से कि इट इज अ काइंड ऑफ गैस और एलिमेंट, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि उसका नाम ऑक्सीजन क्यों हुआ, नामकरण है। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट में कुछ रूल्स होता है। मैथमेटिक्स में 2 + 2, इसको हम लोग 2 बोलता है।
टू क्यों बोलता है, कुछ और क्यों नहीं बोलता है, ये सब थोड़ी क्वेश्चन होता है। तो सिमिलरली इन अकाउंट्स देयर आर आल्सो सर्टेन रूल्स कि ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, वो ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में बांटा जाता है, जिसका नाम है डेबिट, जिसका नाम है क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आएगा, क्रेडिट में क्या क्या आएगा, वो रूल को अगर हम लोग सीख लेंगे, हम लोग का अकाउंट समझ में आ जाएगा। सर क्या फायदा होता है ये सीख के? सर फायदा पता है क्या होता है? आज आप यहां पर सीख रहे हो, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है, वो अभी क्लास 11 में या 10 में, वो भी वहां बैठ के सेम रूल सीख रहा है। सर मतलब हम लोग का आईएससी सीबीएसई का सिलेबस ऑल ओवर वर्ल्ड में? अरे नहीं, अकाउंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में है। कि अगर आप कहीं कोई देश में अकाउंट सीख जाते हो तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो जाता है। तो आप कहीं पर भी अकाउंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अकाउंट सबको पता है, बिजनेस का मेन बेसिक है वहां पर। तो कितना इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है, तुम सोचो। तो यहाँ पर जो रूल है, वो रूल को हमको जानना है। देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ रूल्स गिवन इन अकाउंट्स। एक होता है गोल्डन रूल, जो ट्रेडिशनल मेथड था, जब स्टार्टिंग में उस मेथड को आया था, और एक आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सिखाएगा। अब तुम बोलोगे सर व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल? एकदम सिखाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का है। हमको सम करने से मतलब है, एग्जाम में पूछेगा नहीं कि आपने सम कौन सा मेथड सीख किया, लेकिन हाँ गोल्डन रूल से थियोरी पूछ सकते हैं, इसीलिए गोल्डन रूल्स भी सीखेंगे, बट नॉट एट द वेरी बिगिनिंग। स्कूल में आपको गोल्डन रूल से शुरू करेगा शायद। एनीवेज, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, उसको हम लोग अभी रूल के हिसाब से सीखेंगे। एंड दिस रूल इज एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जितना भी हम लोग का एक्सपेंसेस होता है वो सब डेबिट होगा। एक्सपेंसेस क्या होता है अभी समझाया मैंने आपको, एक्सपेंसेस क्या होता है वो आप पहचान लोगे। तो वो अगर पहचान लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो डेबिट में बैठेगा। और एक्सपेंस अगर डेबिट होगा, एक्सपेंस का ऑपोजिट होता है इनकम, तो इनकम मेरा क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड रूल, प्लस इन एसेट्स। एसेट्स अगर बढ़ जाएगा तो डेबिट, वाइसी वर्सा लायबिलिटी में क्या होगा, उल्टा। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, बट एसेट्स को पहले सल्टा लेता है। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, उल्टा। सेम थिंग लायबिलिटी में उल्टा, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। अब तुम पूछोगे कि सर ये सीख के क्या फायदा होगा? ये सीखोगे तो आप एक्चुअली कर पाओगे जर्नल्स, लेजर्स, एकदम जो बेसिक सम्स होता है अकाउंट्स में। तो आप एक बात देख लिया, अगर आप नहीं समझ पाया कि वो मेरा एक्सपेंस है या इनकम है या एसेट है या लायबिलिटी है, वही अगर मेरे को नहीं पता चलेगा तो हमको डेबिट क्रेडिट में नहीं बैठा पाएंगे। हम लोग का पूरा सम रॉन्ग, पूरा चैप्टर रॉन्ग, पूरा सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको एकदम स्टार्टिंग से सिखाया है कि स्टार्टिंग में आपको जानना है एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी कौन कौन है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। एक्सपेंस इनकम होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेबिट क्रेडिट हमको पता है, बट एसेट लायबिलिटी के लिए आपको थोड़ा आंख बंद करके सोचना है कि वो एसेट और लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ेगा तो क्या, घटेगा तो क्या, मैंने लिखा दिया है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर पूरा अकाउंट्स बेस है। हो जाएगा तो बोल देना, रिविजन कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल्स में
ऑब्वियसली हम लोग को तो सिर्फ ट्रांजैक्शन से डील करना है, नॉन मॉनिटरी इवेंट का तो कुछ होगा नहीं। तो हम आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं जहां से हमको डिटरमाइन करना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। सर कैसे करोगे? सबसे पहले नंबर ए, business started with cash, रुपीस अमाउंट में कुछ भी मानो, अभी अभी अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार इसको गो थ्रू करो और मेरे को बोलो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या होगा, मतलब कौन सा अकाउंट आपको लगता है यहाँ आएगा जो हम लोग डिस्कस कर चुका है। एग्जाम्पल इसमें 2 आइटम आपको निकालना है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, तो कौन सा आइटम आपको लगता है? थिंक। हेल्प करे। सब बिजनेस टू कैश, ऐसे सब बिजनेस में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक कैश होगा, ये सर एक बिजनेस। अब बिजनेस अकाउंट बोल के कुछ होता नहीं है, बट याद रखना जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपने खुद बोला था पूंजी से हम लोग बिजनेस शुरू करता है, तो कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो एक ट्रांजैक्शन से आपको ऐसे मिनिमम 2 अकाउंट ढूंढ के निकालना है। अब आप इसको क्लासिफाई करोगे कि ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है। बोलो कैश क्या है? कैश कैश एसेट्स है। और कैपिटल लायबिलिटी। ये सर। अब सिर्फ एसेट लायबिलिटी बोलने से नहीं होगा, आपको अभी प्लस माइनस साइन लगाना है। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? सर बिजनेस में जा रहा है। आपके पास से जा रहा है। थिंक अबाउट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, घर से जा रहा है। यस यस सर। 10 एसेट, कैश बढ़ गया। और बिजनेस में लायबिलिटी, बिजनेस का लायबिलिटी भी बढ़ गया, मालिक का पैसा आया तो प्लस लायबिलिटी। अब रूल को देखो, एसेट्स बढ़ता है तो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। हाँ, डेबिट डेबिट डेबिट। डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो एक डेबिट एक क्रेडिट आ गया। यस सर। ऑलवेज रिमेंबर एटलीस्ट 1 डेबिट 1 क्रेडिट होगा ही। एक से ज्यादा डेबिट हो सकता है, एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है, बट एक मिनिमम डेबिट क्रेडिट होगा ही। सर सिर्फ डेबिट हुआ 2 ठो होगा नहीं, सर सिर्फ क्रेडिट हुआ 2 ठो होगा नहीं, एक डेबिट एक क्रेडिट तो होगा ही, उसके ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में जा रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000. Please point out 2 accounts from this. परचेज कैश। Purchase कैश। और कैश। ऑलवेज रिमेंबर गुड्स अकाउंट बोल के कुछ होता नहीं है। फॉर तो वर्ब है, वर्ब फॉर वो सब नहीं आएगा। तो परचेज और कैश आपका पहला रूल। इसको क्लासिफाई करो, कहां पर आएगा ये परचेज? सर डेबिट में। हाँ, नॉट अबाउट डेबिट क्रेडिट। ऊपर में देखो डेबिट क्रेडिट लास्ट में लिखा था। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आता है? बोलो। सर परचेज एक्सपेंस में। यस सर। और कैश? कैश एसेट में माइनस एसेट। नाउ टेल मी, कैश एसेट है तो एसेट में प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। पैसा आ रहा है या जा रहा है?
परचेज करते हैं तो जा रहा है। माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो माइनस एसेट। यस सर। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है और माइनस एसेट कॉपी में देखो क्रेडिट होता है। माइनस एसेट से क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट, machine purchased for cash। बोलो। सर मशीन और कैश। परचेज अकाउंट नहीं होगा। सर नहीं सर, मशीन सर है पहले से ही इस चलते। परचेज क्यों नहीं हुआ? परचेज तभी होता है जिसका आप डीलिंग करते हो, वो सामान खरीदते हो बेचते हो तो परचेज होगा। रेगुलर नेचर, गुड्स रेगुलर नेचर। लेकिन मशीन रेगुलर नेचर नहीं है, एक बार खरीदेंगे तो 10-15 साल चलेगा। तो अगर आप गुड्स नहीं कोई एसेट खरीदते हो तो वो मेरे लिए परचेज नहीं होता है, उसका नाम आ जाता है। मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट आ जाएगा, समझे? यस सर। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स। एसेट्स बेचोगे तो एसेट का नाम, एसेट खरीदोगे तो एसेट का नाम। मशीन मेरा एसेट है, एसेट खरीदेंगे तो एसेट क्या होगा, प्लस या माइनस? सर प्लस। और कैश? माइनस। क्योंकि हम लोग कैश दे के खरीदे तो कैश चला गया हम लोग का। यस सर। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। नेक्स्ट, फर्नीचर purchased from Hari for cash। अमाउंट में कुछ भी डालो, 4000। बोलो, दो अकाउंट निकालो। सर फर्नीचर और हड़ी। एक तो फर्नीचर होगा, एकदम सही बोला आपने। हरी मतलब मेरा सप्लायर। सप्लायर या कस्टमर का नाम तभी आएगा जब आप उसको उधारी में खरीदोगे या उधारी में बेचोगे। यहाँ पर उधारी नहीं है, यहाँ कैश बोल दिया गया है तो कैश अकाउंट आएगा। यस सर। नाम कब आता है, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो फर्नीचर यहाँ पर एसेट है, प्लस एसेट, और कैश जा रहा है तो माइनस एसेट, जस्ट लाइक द लास्ट वन। goods sold to श्याम 8000। प्लीज बोलो कौन सा अकाउंट लेना है? तो श्याम और सेल। श्याम और परचेज। परचेज। परचेज क्यों? सेल्स। नो सर, सेल सेल सेल। यस तो सेल्स अकाउंट। नाम क्यों आया? क्योंकि कैश नहीं बोला तो मतलब उधार में बेचा। तो जिसको हम लोग उधार में बेचते हैं वो मेरा क्या होता है, डेटर्स होता है। डेटर्स बोले तो एसेट्स बढ़ गया, पैसा मिलने वाला है। और सेल्स मेरा इनकम है। सर नेम सर एसेट में आएगा। कौन? तो जैसे सर श्याम है तो एसेट में आएगा। ये बोलो, ये सेल के साथ है या परचेज के साथ है? सर सेल के साथ है। सेल मतलब पैसा मिलेगा या पैसा दोगे? सर मिलेगा। तो जिसके पैसा मिलता है जिससे, वो कौन होता है मेरा, कस्टमर या डेटर्स? सर कस्टमर। हाँ, कस्टमर मतलब मेरा डेबिट हो गया, एसेट हो गया। पैसा मिलेगा ना मेरे को, इसीलिए फ्यूचर गेन एसेट्स, सेल्स इनकम क्रेडिट। आज के लिए यहाँ तक।
थैंक यू। एक सेकेंड। ओके, लेट अस कंटिन्यू। पॉइंट नंबर एफ। बोलो तो क्या होगा? तो परचेज और कैश होगा, परचेज और कैश। परचेज को कैसे कैटेगरी करोगे? एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंस, कैश एसेट। एसेट यस सर। लायबिलिटी जब भी बोलोगे आपको बोलना पड़ेगा प्लस या माइनस। यस सर, माइनस एसेट। माइनस एसेट। दस दिस इज डेबिट, यस सर, और दिस इज क्रेडिट। एसेट क्रेडिट। जस्ट वेट, एक बार में करेंगे। क्वेश्चन को कॉपी कर लो, 2 लाइन का जगह छोड़ दो। डेट, एक आता है वेजेस और एक आता है कैश। पेड मतलब कैश। यस सर। वेजेस मेरा एक्सपेंस, कैश मतलब एसेट। और हम लोग अगर वेजेस देंगे तो कैश जाएगा, एक्सपेंस डेबिट होगा। कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। रेंट रिसीव्ड यस सर। मतलब कैश एंड रेंट टू रिसीव्ड। राइट। रेंट यस सर। रिसीव्ड बोलना। कैश। सिर्फ रेंट मतलब एक्सपेंस हो जाता है। कैश मतलब एसेट, तो एसेट आ रहा है, पैसा मिल रहा है मेरे को, प्लस एसेट। और रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम। तो ये मेरा डेबिट एंड दिस इज माय क्रेडिट। लोन टेकन फ्रॉम श्याम, बोलो तो क्या होगा इसका? सर श्याम और टू लोन। सर श्याम और लोन। ना, एक होगा लोन और एक होगा कैश, पैसा आएगा। कैश और बैंक कुछ भी ले सकते हो। अब लोन, इधर आप लोन लिखो सिर्फ या फिर लोन फ्रॉम श्याम, दोनों चलेगा। इधर लोन या लोन फ्रॉम श्याम। लोन और कैश। लोन लोगे आपका लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस लायबिलिटी उधार, और कैश आएगा आपके पास तो प्लस एसेट। प्लस लायबिलिटी मतलब क्रेडिट और प्लस एसेट मतलब डेबिट। डेबिट। आफ्टर दिस, जी,
बस ठीक है। राहुल तो होगा, ठीक है, कौन सा रिटर्न होता है? इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स रिटर्न टू, तो मतलब हम लोग वापस भेज रहे, तो इसको बोलता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न। परचेस करते हैं, सामान तो आता है, एक्सपेंस होता है, और वापस करता है तो वो इनकम हो जाता है। खर्चा कम हो जाना मतलब इनकम, तो क्रेडिट। और राहुल से माल खरीदा था, अब राहुल को वापस करेगा तो राहुल मेरा क्रेडिटर है। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी कम हो जाएगा, क्यों? सपोज 1000 का माल खरीदा, 900 वापस कर दिया, तो 900 वापस किया तो राहुल का बैलेंस क्या हो गया? 1000 से 100 हो गया, तो माइनस लायबिलिटी मतलब डेबिट। अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट वन, श्याम, और ये श्याम ने वापस Return किया तो inward. ये मेरे पास आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। इसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। Okay. तो सेल्स अगर मेरा इनकम होता है तो सेल्स रिटर्न मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये मेरा डेबिट हो जाएगा। और श्याम मेरा कस्टमर था, डेटर्स था, वो वापस कर दिया तो कस्टमर का बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस एसेट, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, यहां पर आएगा आपका एक इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक आएगा आपका कैश। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर अस, cash is an asset which is going out, so expense is debit and minus asset is credit। पूरा चीज यहां तक क्लियर है? Yes, sir. You will be doing sum number 2। सम नंबर 2 में देयर आर के तक एंट्री है, आपको वही करना है। अकाउंट का नाम, डैश क्लासिफिकेशन, डैश डेबिट एंड क्रेडिट। प्लीज डू दिस। जैसे हो जाएगा आप मेरे को फोटो भेज देना सोल्यूशन का। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल, कैश प्लस एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये मेरा डेबिट, ये मेरा क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट वाला, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राम ट्रेडर। देखो नाम दिया हुआ है तो क्या हुआ, कैश तो दे दिया, कैश इज इंपॉर्टेंट, तो फर्नीचर और कैश अकाउंट ये दोनों आएगा। फर्नीचर एसेट है, प्लस एसेट डेबिट, कैश माइनस एसेट क्रेडिट। ठीक है। Yes, sir. पॉइंट नंबर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी। परचेज मोटर कार, यहां तक अगर होता तो मोटर कार अकाउंट डेबिट हो जाता। रीसेल बोला है, Yes, sir. रीसेल का मतलब क्या होता है कि यू हैव बॉट द मोटर कार, व्हाई? नॉट फॉर यूजिंग इट बट फॉर सेलिंग इट। जब भी आप कोई चीज को खरीदते हो उसको दोबारा बेचने के लिए, वो आपका गुड्स हो जाता है, मतलब यू आर द डीलर ऑफ मोटर कार। और जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर मोटर कार नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग का होगा परचेज अकाउंट।
और कैश अकाउंट। परचेज एक्सपेंस डेबिट, कैश मेरा जा रहा है माइनस एसेट क्रेडिट। क्लियर है ये वाला? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, सोल्ड गुड्स टू रेहान या रोहन, सॉरी, रोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। गलत हो गया यहाँ पर। रोहन को बेचते हो तो रोहन मेरा डेटर से, डेटर्स मतलब एसेट, तो प्लस एसेट। और मेरा नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स मतलब ही इनकम। सेल्स मतलब इनकम, तो इनकम होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 और ई, मशीन परचेज फ्रॉम हरी। 10,000 का मशीन का दाम है। पहले तो मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट आएगा आपके पास, मशीन मेरा प्लस एसेट। और यहाँ पर मैंने चेक से 2,000 दिया, 10,000 का मशीन है तो 8,000 अभी भी बाकी। हम आपको बोला था जब भी आपका कोई चीज़ बाकी रहता है, उधार में होता है, तो मेरा दुकानदार या कस्टमर का नाम लिखना पड़ता है। इन दिस केस हरी का नाम डालना पड़ेगा। और चेक से दिया तो बैंक अकाउंट से, मतलब 3। हाँ, हम बोला था मिनिमम 1 डेबिट क्रेडिट होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हरी मेरा लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, तो प्लस लायबिलिटी। प्लस एसेट मतलब डेबिट, प्लस लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, और बैंक मतलब पैसा जा रहा है माइनस एसेट तो क्रेडिट। तो 10 इसका अमाउंट डाल दीजिए, क्लियर हो जाएगा। और ये 10,000, हरी में 8,000 और बैंक में 2,000। याद रखना डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट ऑलवेज सेम टू सेम आना चाहिए। तो डेबिट में हम देखा यहाँ 10,000 आया और क्रेडिट में हम देखा यहाँ पर 10,000 आया। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आता है एफ। एफ में बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम एस, दिस इज इजी, परचेज अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, एस प्लस लायबिलिटी क्रेडिट। जी नंबर इज इंपॉर्टेंट। जी में बोलता है पे टू एस 4500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। सही, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो, 5,000 का मैंने सामान खरीदा, 4,500 हम लोगों ने उसको पे ऑफ कर दिया, तो बैलेंस कितना रह गया? 500 का बैलेंस रह गया। बट यहाँ फुल सेटलमेंट बोला, मतलब और हम लोग पेमेंट नहीं करेगा, यानी कि 500 मेरा डिस्काउंट मिल चुका। तो फिर यहाँ पर क्या क्या अकाउंट आएगा सर? यहाँ पर आएगा एस अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एस मेरा कौन था? लायबिलिटी। पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, माइनस लायबिलिटी डेबिट अमाउंट। एस इज गोइंग डाउन फॉर 5,000। सर कहाँ से मिला? एफ एंड जी आर रिलेटेड, तो 5,000 हो गया। एस कैश जा रहा है माइनस एसेट क्रेडिट से अमाउंट 4,500 you are paying and discount received is an income for us, तो इनकम हम लोग का क्रेडिट होता है 500। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, डेबिट में जो अमाउंट आएगा क्रेडिट में टोटल करके वही अमाउंट आना चाहिए। 5,000, 4,500, 500। आई नीड टू वेट ओवर योर, प्लीज
रिवाइज आपका ई एंड एफ एंड जी, रिवाइज करके बोलो क्लियर है या नहीं है। हम लोग किया है जी तक। एच, बिल्स रिसीव फ्रॉम रोहन, दिस इज देयर इज अ सेपरेट चैप्टर रिगार्डिंग दिस जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, दैट वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स। फिलहाल आप ये समझो, रोहन मेरा डेटर से, मेरा कस्टमर जो मेरे को पैसा देने वाला था, वो पैसा नहीं दे के वो क्या कर रहा है, वो मेरे नाम से एक बिल दे रहा है, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मेरा प्रूफ रहेगा, जिसके बदले में आई कैन आस्क मनी फ्रॉम हिम। तो दिस इज एन एसेट फॉर मी which is known as bills receivable. Bills receivable is plus asset, तो डेबिट। बिल्स रिसीवेबल कौन दिया आपको? रोहन ने दिया। रोहन कौन था आपका? रोहन आपका कस्टमर था, डेटर्स था, एसेट था। एसेट अभी कम हो जाएगा, दोबारा आपको रोहन के साथ कुछ डीलिंग नहीं करना है, जो भी कुछ करना है बिल्स रिसीवेबल के साथ करना है, तो ये क्रेडिट हो गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक सेकेंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक एक्सपेंस कब से होने लगा? बैंक में पैसा रखोगे तो क्या होता है? एसेट होता है। पहला क्लास देख लेना, मैंने एग्जाम्पल में लिखाया था, बैंक इज माई एसेट, बैंक में पैसा Yes, जमा sir. हो रहा है तो प्लस एसेट, तो डेबिट। और आप कैश जमा दे रहे हो, कैश जा रहा है, माइनस एसेट, तो क्रेडिट। क्लियर? Yes, sir. Next comes point number J. These are very important transactions. अच्छे से याद रखना। J. Withdrawn from bank for office use. बैंक से पैसा उठा रहे हो तो ऑफिस यूज मतलब ऑफिस में आप पैसा लेके आ रहे हो। ऑफिस में क्या रहता है आपके पास? ऑफिस में रहता है कैश, तो फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश मेरा बढ़ गया तो प्लस एसेट, डेबिट, और बैंक से पैसा उठाया है तो माइनस एसेट, क्रेडिट। J done. Now we will move on to K. What is the difference between J and K? J में बोला था ऑफिस यूज, K में बोलता है पर्सनल यूज। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक और कैश फॉर पर्सनल यूज मतलब ही हो जाता है, आप याद रखना, वेन एवर देर इज अ थिंग कॉल्ड पर्सनल, तो इसको हम लोग कहलाता है ड्रॉइंग्स। और कहाँ से उठाया है? आप बैंक लो या कैश लो, बात तो सेम ही है। बैंक और कैश मतलब कम हो गया तो माइनस एसेट। ड्रॉइंग्स याद रखना, दिस इज ऑपोजिट ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल, सॉरी, कैपिटल का मतलब पैसा जो आप बिजनेस में लेके आते हो और वहां से जब पैसा उठाते हो तो उसको ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो यू कैन रिगार्ड इट एज प्लस एसेट। कैपिटल बढ़ता है तो प्लस लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स होता है तो प्लस एसेट, तो डेबिट। बहुत जन ड्रॉइंग्स को एक्सपेंस की तरह भी मानता है। वॉट एवर इज द रीजन, ड्रॉइंग्स मस्ट बी डेबिटेड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, पूरा जिंदगी भर आपको ये सब ट्रांजैक्शंस काम आएगा। तो यू शुड नेवर फॉरगेट दिस थिंग एंड शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग।
प्लीज रिवाइज। जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, मतलब किसका अकाउंट्स बना रहे हो उसका नाम, डॉट 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 से मिस्टर राहुल या राहुल एंड कंपनी वट। उसके बाद उसके नीचे में जर्नल एंट्रीज। Now the format of this journals will be like this. Use scale and pencil. ये बोला जाता है डेट कॉलम, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर्स, इसको बोला जाता है L/F। सर ये क्या होता है बाद में समझाएंगे, अभी नहीं। यहाँ पर आपका आएगा अमाउंट, अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस का नया वाला साइन डालना, ऊपर में DR CR। बहुत जन ऊपर में करता है, नीचे में भी कर सकते हो DR CR। हम ऊपर से हटा देते हैं, नीचे में ही बेटर रहेगा। DR मतलब डेबिट, CR मतलब क्रेडिट। अब क्या होता है समझो कि मेरा पहला वाला एंट्री होता है गुड्स, ना सॉरी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो उसका एंट्री क्या होता है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राइट। एक आता है मेरा Yes, sir. कैश, एक आता है मेरा कैपिटल। कैश वी नो प्लस एसेट एंड कैपिटल वी नो प्लस लायबिलिटी। दिस इज डेबिट and this is credit. Now how to do this thing while maintaining this? Suppose आपका साल है 2020 and your date is April 1, तो you will first of all write the debit वाला portion first starting में। जैसे कि यहाँ पर डेबिट हुआ कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डॉट 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 DR फुल स्टॉप मतलब डेबिट टू क्रेडिट जो हुआ उसका नाम कैपिटल अकाउंट। तो डॉट डॉट देना है, नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेबिट को लिखा, उसके बाद थोड़ा पैराग्राफ जैसे होता है थोड़ा अंदर की तरफ उसको शिफ्ट करवा के हम लोगों ने लिखा टू बोल के कैपिटल, तो जो भी क्रेडिट होगा उसके आगे में टू डालना पड़ता है। और डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में से 10,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट हुआ, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का लाइन में। इसके बाद नीचे में एक ब्रैकेट देके आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है इस एंट्री का, जिसको कहलाता है नरेशन। उसमें शुरू होता है बिंग बोल के, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सर ये क्या होगा, कहाँ से मिलेगा? ये एक्चुअली क्वेश्चन को ही आप कॉपी करके थोड़ा घुमा के कॉपी करके लिख सकते हो। So narration is nothing but wastage of time. So whenever we will be doing in our class, we will be ignoring this narration. But जब भी हम आपको होमवर्क देंगे प्रैक्टिस करने के लिए या फिर एग्जाम में, you will have to give narration, else marks will be deducted. After doing the first entry, हम लोग एक डिमार्केशन लाइन ड्रॉ कर देगा till your LF कॉलम। अमाउंट कॉलम में कोई लाइन नहीं।
सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग योर जर्नल्स। तो ये रीजनिंग तो एग्जाम में भी नहीं लिखना है, ये हम आपको सिखाने के लिए लिखा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक और क्लास तक रीजंस को हम लोग लिखेंगे। तो माय सजेशन, आप ब्रैकेट में यहाँ पर रीजन को डाल देना और एक दो सम कर लेंगे, उसके बाद से रीजन देना बंद। मन ही मन आपको सोचना पड़ेगा कि डेबिट को पहले लिखना है, क्रेडिट को बाद में लिखना है। एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, इज दिस क्लियर? सर L by F का, सॉरी, तो यहाँ पे L by F लिखे हैं सर, वहाँ पे कुछ नहीं लिखाएगा। एल बाई एफ, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं लिखना पड़ता है फिलहाल, जो क्या होगा बाद में समझ लेंगे। L/F इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, लिख लो साइड में आप। FOLIO, लेजर फोलियो। और इसको कहलाता है नरेशन। देखो डेट कॉलम में डिमार्केशन लाइन नहीं डाला है, एलएफ में नहीं डाला, अमाउंट में नहीं डाला, ओनली पर्टिकुलर्स। क्लियर है? ओके सर। ये सर कैश के नीचे बगल में से थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, टू में भी। समझा नहीं, बोलो फिर से बोलो। सर कैश के बगल में स्पेस छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, डॉट 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 DR। हाँ, ब्रैकेट में आपको रीजन देना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, बस। ओके सर। व्हाट आई विल बी डूइंग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करना है जर्नलाइज। जैसे मैंने सिखाया है फॉर्मेट के साथ, वैसे करोगे ब्रैकेट में रीजनिंग के साथ। सो इफ पॉसिबल टेक अ स्क्रीनशॉट, डू दिस एंड सेंड मी द सॉल्यूशन।